जय हिंद प्यारे साथियों। मैंने कई बार आपको बताया था कि आपकी जो एग्जाम डेट है यूपी पुलिस की वो बहुत जल्दी आने वाली है। हर बार मैंने अपनी क्लास में स्टार्टिंग में यही बताया था और आपकी डेट आ गई है। डेट है आपकी 23, 24, 25, 30, 31। 5 डेट आपको दी गई है जिनमें कि 10 शिफ्टें बनेंगी और 10 शिफ्टों में सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो बी कॉन्फिडेंट, आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं मचानी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देना है और अपना रिवीजन करना है। और रिवीजन भी वो करना है जो आपने खुद के अपने नोट्स बनाए अपने हाथ से, या फिर आपने कोई किताब पढ़ी है उसी को दोबारा से रिवाइज करना है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मत कहना का टाइम नहीं मिला, टाइम अच्छा खासा था, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अब कहीं ना कहीं अपनी कमी छोड़ देते हैं कि सोचते हैं कि बहुत टाइम है, अभी डेट नहीं आई है। ये सब चीजें लापरवाही की वजह होती है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट होना है, खुद को बढ़िया से कॉन्फिडेंट रखना है, होपलेस नहीं होना है। प्रैक्टिस के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने ज्यादा सवाल आप निकाल लोगे तो उनको कितने अच्छे से आप आंसर दे रहे हो, एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। ठीक है भाई, अपने काम पर चलते हैं, टाइम को बर्बाद ना करके। ये कह रहा है कि शुद्ध वाक्य छाटिए। जैसे यहाँ पर सवाल है तो आप क्या करोगे, आप सीधा आंसर लगाओ, इधर उधर मत देखो, सीधा आंसर लगाओ कि हाँ ये आंसर होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा एक एक ऑप्शन को बता रहा हूँ तो आप अपना सही आंसर लगा के वीडियो को आगे बढ़ा दो। उससे क्या होगा कि अगर आपको आता है तो सिर्फ ये देखो कि आंसर आपने सही लगाया या नहीं लगाया, चाहे वो आप मेरी क्लास देख रहे हो या फिर किसी और की। आपका इस समय फोकस सिर्फ क्वेश्चन पे होना चाहिए और उसका जवाब पे होना चाहिए, और किसी चीज पे नहीं होना चाहिए। शुद्ध वाक्य छांटिए, इसमें शुद्ध वाक्य आप छांटो, आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ, स्किप मार दो वीडियो को। मैं नहीं कह रहा पूरी देखो, आप आंसर अपना लगाओ कि ये सही है, ये सही है, या फिर ये बात सही है। समझ रहे बात को। लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन सही करना, बताना उन्हें, ये मेरा फर्ज बनता है। ये कह रहा है हम तो अवश्य ही जाएंगे। देखो, हम तो अवश्य ही जाएंगे, हम तो अवश्य ही जाएंगे। यहां पर आप देखोगे तो की कोई जरूरत नहीं थी। सिंपल सेंटेंस यहां पर ये बन जाता, हम अवश्य ही जाएंगे, खत्म बात हो गई। तो की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। यह कहना आपकी भूल है, तो यहां पर कहने की कोई जरूरत नहीं थी। यह आपकी भूल है, बात खत्म हो गई। यह आपकी भूल है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। मुझसे, ये मुझे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझे यह काम संभव नहीं हो सकता, या मुझसे यह काम नहीं हो सकता, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, यह होना चाहिए था सीधा सीधा, ये भी गलत हो जाएगा। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है दिक्कत, ना इसमें सुपरफोलिस किया गया, जबरदस्ती कोई शब्द भी नहीं जोड़े गए। जो सिंपल बात थी वो उन्होंने कह दी कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, बात खत्म हो गई। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, फटाफट कराऊंगा चीजों को समझा समझा के। ठीक है भाई, क्या कह रहा है इसमें? इसमें कहा जा रहा है हमसे, मां का लड़का कहां गया, मां का लड़का कहां गया। उद्देश्य का विस्तार भेद है, उद्देश्य का विस्तार भेद। देखो यहां पर आप देखोगे तो मां, यहां पर क्या है भाई, जो मां है ये क्या है, ये उद्देश्य है। अब इसका उद्देश्य का विस्तार हमें करना है, तो आप कहोगे विस्तार क्या है, आप क्या कहोगे, आप कहोगे विस्तार। तो इसमें क्या बनेगा, मां का लड़का, और जहां पर भी आपको ये मिलता है ना, का, की, के, और किसी के बारे में बता रहा होता है, तो वहां पर क्या होता है, संबंध कारक बन जाता है। क्या बनता है भाई, संबंध कारक बन जाता है। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला, ये ऐसी छोटी छोटी चीजें कभी परेशान कर देती हैं बहुत ज्यादा। अगले सवाल में क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कह रहा है बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। संज्ञा आप अच्छे जानते हो क्या होता है, नाउन होता है, उसी को संज्ञा बोलते हैं। और जब इसकी विशेषता बता दी जाती है तो ये विशेषता बन जाता है। तो बाप का संबंधवाचक जो बनता है संज्ञा, उसको बपोती बोलते हैं। कहीं पर है बपोती, बपोती क्या बनेगा, बपोती बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही। क्या कह रहा है इसमें, कहा जा रहा है हमसे, देखो सवाल में क्या कहा गया, पढ़ो और बताओ। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में बांटा गया है। बढ़िया सवाल है एकदम। क्या कहा गया, ये कह रहा है कि अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में बांटा गया, ये सवाल पूछा गया है दोस्त, समझ रहे हो। तो संबंधवाचक के अव्यय कितने प्रकार के हैं, तो आप कहोगे 13 प्रकार के हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है हमसे, निम्न में कौन संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, निम्न में कौन संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। देखो संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, ये पूछा हमसे। क्या पूछा है, इस चीज पर आप ज्यादा गौर दिया करो। तो अवकाश बोधक, निश्चय बोधक,
नित्यता बोधक या नाम बोधक। देखो इसमें ना नाम बोधक नहीं होता, क्या नहीं होता, नाम बोधक। नित्यता बोधक भी होता है, निश्चय बोधक भी होता है, अवकाश बोधक भी होता है, ये तीनों होते हैं, लेकिन नाम बोधक नहीं होता। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला। ऐसे ऐसे सवाल आपको बिल्कुल ऐसे ही रखे हुए मिलेंगे वहां पर एग्जाम में, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करते, वो ऐसे उठा के ऐसी कॉपी पेस्ट मार देते हैं, और उनको पूछना होता है तो, नहीं पूछना होता कोई बात नहीं। वो कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन होगा। मैंने कहा था जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो आप क्या करोगे, लास्ट से जाओगे, लास्ट से। तो पहले ही देखो बहुवचन कौन कौन से, तो किन्हीं 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 सभी बहुवचन है, सभी बहुवचन। फिर हमसे कह रहा है करण कारक, और करण की विभक्ति आप जानते हो, करण की विभक्ति क्या होती है, से होती है, लेकिन ये साधन को दर्शाता है, साधन को। से तो अपादान की भी होती है, लेकिन वो अलगाव को दर्शाता है। और मैं आपसे ये पूछूं मेरे दोस्त, ये बताओ कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 8 प्रकार के होते हैं। उन्हीं 8 में से कर्ण भी क्या है, एक प्रकार का कारक बन जाता है, और इसकी विभक्ति क्या होती है, से, जो साधन को दर्शाती है। ठीक है भाई, अब क्या रहा है, देखो सब बहुवचन है, अब हमें क्या चाहिए, से चाहिए। तो से इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, एक में ही है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा, किन्हीं से। और ये क्या है मेरे दोस्त, अनिश्चयवाचक भी है, किन्हीं से, पता नहीं किससे। अगले पर आते हैं, क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है हमसे कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो सर्वनाम का भेद नहीं है, आप जानते हो सर्वनाम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे भैया जी 6 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर। एक होता है निश्चयवाचक, एक होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक हो जाता है, एक हो जाता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक हो जाता है, और पुरुषवाचक हो जाता है, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक हो जाता है। और कोई सा हो जाता है, बोले हाँ हो जाता है, कौन सा हो जाता है, बोले निजवाचक हो जाता है, निजवाचक, निजवाचक हो जाता है, बोले और हो जाता है, 4 हो गए। एक होता है संबंधवाचक, एक संबंधवाचक हो जाता है, ठीक है भाई। और एक हो जाता है कौन सा, एक हो जाता है प्रश्नवाचक, एक हो जाता है प्रश्नवाचक। ठीक है भाई, कितने हो गए देखो गिनो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है भाई, 6 प्रकार के होते हैं। आप देखोगे इसमें पुरुषवाचक भी है, निजवाचक भी है, प्रश्नवाचक भी है, लेकिन गुणवाचक नहीं होता। ये क्या है, ये एक विशेषण का रूप है। क्या है दोस्त, ये एक विशेषण का रूप है। और विशेषण कितने होते हैं, बोले 4 प्रकार के होते हैं। उन्हीं में से क्या है, ये गुणवाचक विशेषण का भेद है, ना कि सर्वनाम का। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है हमसे इसमें कह रहा है हमसे, देखना, पद परिचय को क्या नहीं बोला जाता, पद परिचय को क्या नहीं बोला जाता। तो आप कहोगे पद परिचय को पद संगठन नहीं बोलते, पद संगठन नहीं बोलते। संगठन आदमियों का समूह होता है, पद निर्देश भी होता है, पदान्वय भी होता है, पद निर्णय भी होता है, पद संगठन नहीं होता। अगले पर आते हैं, ठीक है भाई, नहीं वाला पूछा था हमसे। अगले में क्या कह रहा है, छोटा सा वैसी सवाल था, कुछ इतना दमदार नहीं था, इसलिए कुछ बताने लायक था भी नहीं उसमें। क्या कह रहा है, वाक्य में किस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं। ये कह रहा है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं। अब ऐसा शब्द आपको छांटना है कि ऐसा कौन सा शब्द होता है जो क्रिया का संबंध उससे बताता है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे करण कारक। कौन सा भाई, करण कारक। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल देके समझाऊं आपको, यहाँ पर एग्जांपल से समझाऊं। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को तीर से मारा। अब देखो यहां पर जो मारा है, ये क्या है, एक क्रिया है। ये क्या है दोस्त, एक क्रिया हो जाएगी, मारा। अब इस क्रिया को सेटिस्फाई किसने किया, तो आप कहोगे राम ने रावण को तीर से मारा। किससे भाई, तीर से मारा है ना, यानी जो क्रिया हुई है मारने की,
ये किससे संबंध रखता है, यानी कि किससे संबंधित है। इस क्रिया को किसने पूरा किया, तो आप कहोगे तीर ने पूरा किया। अगर तीर नहीं लगता तो मारा नहीं आता। यहाँ पर बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो मारा है, जो क्रिया है, इस क्रिया का संबंध किससे है, तीर से है। अब वो तीर क्या है, तीर से, और से विभक्ति किसकी होती है, कर्ण की होती है। और से विभक्ति अपादान की, क्या बोलते हैं, अपादान की भी होती है। लेकिन वहां पर अलगाव होता है, जबकि ये साधन है। यहाँ पर मारने का साधन क्या है, तीर, और तीर क्या है, यहाँ पर कर्ण है। और संबंध सॉरी कौन सी विभक्ति है, से है। तो ये क्या बनेगा, कर्ण कारक बन जाएगा। ठीक है भाई। तो कर्ण कारक क्या करता है, क्रिया के संबंध को उस शब्द से क्या करता है, संबंध जोड़ता है। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखो यहां पर मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ मैसेज लिखा है। क्या है भाई, आता है सवाल, ये कह रहा है अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, आवश्यक। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। बिल्कुल सही है। परिवार में सद्भावना बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। बिल्कुल सही। चलो, समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। बिल्कुल सही है। कहां कहां पर, ये कह रहे हैं समाज और राष्ट्र में शांति बनाए रखने के लिए। ठीक है। ईश्वर की दृष्टि से सृष्टि, ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी। ठीक है भाई। और यह विश्व अस्त व्यस्त हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब सवाल नंबर 1 अपने पास आता है। ये कह रहे हैं अनुशासन क्यों आवश्यक है। सद्भावना और शांति के लिए आवश्यक है। परिवार में सद्भावना, समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। बिल्कुल सही बात है। इसमें इस वाले ऑप्शन में सारी चीजें हैं। परिवार भी शामिल हो गया, सद्भावना समाज भी शामिल हो गया, राष्ट्र भी शामिल हो गया, शांति भी शामिल हो गई। समझ रहे हो। और इन्हीं चारों टॉपिक पे बात करी थी कि अगर आपको अनुशासन में आप रहोगे तो परिवार, समाज, राष्ट्र हमेशा किस चीज में रहेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला देखो, इसी का ही होगा। क्या कह रहे हैं इसमें, ये कह रहे हैं अनुशासन किसकी आत्मा है। क्या कह रहे हैं, अनुशासन किसकी आत्मा है। तो मैंने शुरू में ही पढ़ा था हमने। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। बिल्कुल साफ साफ लिखा है, अनुशासन सैनिक जीवन की क्या है, आत्मा है। आंसर आपको मिल गया। आ जाओ यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा भाई, आप कहोगे यहाँ पर आंसर बन जाएगा, यहाँ पर आंसर बनेगा सैनिक जीवन की आत्मा है। अनुशासन किसकी आत्मा है, तो आप कहोगे सैनिक जीवन की आत्मा है। ठीक है भाई। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। अच्छा, एक और सवाल इसी का है। ये कह रहा है हमसे, प्रश्न देखो, प्रश्न ये है, ये कह रहा है विश्व के अस्त व्यस्त होने का क्या कारण है। विश्व के अस्त व्यस्त होने का क्या कारण है, तो आप कहोगे अनुशासन होना। जब अनुशासन होगा तो अस्त व्यस्त क्यों होगा, नहीं होगा आंसर। ठीक है भाई। अनुशासन नहीं होना, हाँ ये हो सकता है। जब अनुशासन ही नहीं होगा तो चीजें क्या हो जाएंगी, अस्त व्यस्त हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इसका बिल्कुल सही है। जहां पर अनुशासन नहीं है वहां पर अस्त व्यस्त चीजें हो जाती हैं, अराजकता भी वहां पर फैल जाती है। ठीक है भाई। अगले पर आते हैं, और बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं भाई इसमें, इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कह रहा है कि पास ही पास में किस प्रकार की दुरुक्ति हुई है, किस प्रकार की दुरुक्ति हुई है। देखो यहां पर मैं आपको बताऊं दुरुक्ति के बारे में। दुरुक्ति का अर्थ होता है, दुरुक्ति का अर्थ होता है दोहराना, दोहराना। ठीक है भाई। दोहराना इसका अर्थ होता है। दुरुक्ति का अर्थ होता है दोहराना, किसी चीज को दोहराना। जैसे यहाँ पर पास पास है तो इन दोनों शब्दों को क्या किया गया, इनकी दुरुक्ति की गई, यानी इनको दोहराया गया, बार बार इनको लिखा गया। ठीक है भाई। तो इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम कहेंगे क्रिया विशेषण की। अच्छा, किस प्रकार की दुरुक्ति हुई है, तो आप कहोगे क्रिया विशेषण की हुई है। कैसे हुई है, जैसे मैं आपको बताऊं। देखो यहाँ पर पास और पास ये क्या है, दोनों क्रिया विशेषण है। कैसे, लेकिन इनको जोड़ा गया है किससे, निपात से। जैसे मैं कहूं पास और पास, इसमें क्रिया विशेषण है। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे। ठीक है। जैसे तेज तेज, तेज तेज। अब आप कहोगे इन सब में अगर क्रिया विशेषण है तो इनके बीच में तो ही लगा हुआ है।
हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर योजक चिन्ह दिया गया है और यहाँ पर ही दिया गया है, तो यहाँ पर जो इन्होंने किया है योजक चिन्ह को हटा के इन्होंने यहाँ पर निपात का प्रयोग किया है, निपात, यहाँ पर निपात का प्रयोग किया है और निपात क्या है इसमें, ही, लेकिन दर्शाएगा किसको, दर्शाएगा तो क्रिया विशेषण को ही ना। तो द्रुक्ति किस चीज की हुई है, पास पास की, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रिया विशेषण। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, समझ रहे हो। अगर यहाँ पर ये दिया होता ना कि धीरे धीरे में कौन सा विशेषण है, तो आप सीधा मार देते क्रिया विशेषण है, लेकिन सवाल को थोड़ा सा उसने घुमा दिया। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। क्या कह रहा है दोस्त इसमें, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो देखो कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली ये है, लेकिन जयपुरी नहीं है। जयपुरी क्या है, मैंने आपको बताया था, ये पूर्वी राजस्थानी है। कैसी है, पूर्वी राजस्थानी। ठीक है भाई, ये पूर्वी राजस्थानी है। ये मैंने इस तरीके से ग्राफ बनाया था यहाँ पर, इस तरीके से। तो यहाँ पर मेवाती थी, मेवाती, यहाँ पर मेवाती उत्तर है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, आप जानते हो, और ये पश्चिम है। तो मेवाती उत्तरी मेवाती हो गई, जयपुरी, जयपुरी, ये जयपुरी है, और इस जयपुरी को हम क्या बोलते हैं, इसको ढूंढारी भी बोलते हैं, इसको ढूंढारी भी बोलते हैं। तो जयपुरी कैसी है, पूर्वी राजस्थानी है। और यहाँ पर क्या था, मालवी, यहाँ पर मालवी था, तो ये दक्षिणी राजस्थानी हो जाएगी। और यहाँ थी मारवाड़ी, मारवाड़ी, मारवाड़ी क्या है भाई, तो आप कहोगे मारवाड़ी एक पश्चिमी राजस्थानी बोली है। तो ये जो जयपुरी है, ये जयपुरी पूर्वी राजस्थानी, यानी ये राजस्थान की बोली है, ना कि उत्तर प्रदेश की। बात समझ रहे हो। कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ये सब क्या है, ये सब की सब उत्तर प्रदेश की हो जाती हैं। और ये कहाँ से ली गई हैं, तो आप कहोगे ये पश्चिमी हिंदी की है। किसकी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषा, उपबोलियां आती हैं। समझ रहे हो, उपभाषा की कितनी बोली आती हैं, 5 बोली आती हैं। 3 यहाँ पर है, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, और एक होती है बुंदेली, एक होती है बुंदेली, और एक हो जाती है हरियाणवी, एक हो जाती है हरियाणवी। ठीक है भाई, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत उपभाषा की 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी, एक आती है कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बुंदेली, और एक आ जाती है हरियाणवी। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला, ये चीजें नोट कर लेना। उत्तरी राजस्थानी जो है मेवाती हो जाएगी, दक्षिणी राजस्थानी मालवी हो जाएगी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी या ढूंढारी हो जाएगी, और पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी हो जाएगी। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें दोस्त, अच्छा सवाल है ये भी। ग्रामर के सवाल शुरू हो गए। अब देखो ग्रामर के सवाल आपके सामने आ रहा है, बताओ क्या आंसर, जल्दी जल्दी बताओ सभी। देखो यहाँ पर ना महाप्राण है, ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर महाप्राण है। ठीक है भाई, महाप्राण में लिख दो यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा वेट कर लो बस। लेकिन बताओ महाप्राण कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर है महाप्राण। अब बताओ सभी महाप्राण वर्ण वाला वर्ग कौन सा है, जिसमें के सारे ऐसा कौन सा वर्ग है इन चारों में जो कैसे है, महाप्राण, जो महाप्राण है। कैसे दोस्त, महाप्राण, महाप्राण। अब महाप्राण के कौन कौन से आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो आप कहोगे दूसरा और एक आता है चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण वो क्या कहलाता है दोस्त, वो कहलाता है महाप्राण। ठीक है भाई, महाप्राण। देखो यहाँ पर 2 नंबर पर आना चाहिए और 4 नंबर पर, कै खे, हाँ ये बन जाएगा, चे छे ये बन जाएगा, दूसरे नंबर पे है, टैट है ये भी बन जाएगा दूसरे नंबर पे। आंसर क्या बनेगा, पहला वाला बन जाएगा। ठीक है भाई, ये घ है चौथे नंबर पे, ये तो बनेगा, लेकिन ये चौथे नंबर पे है, बन जाएगा। लेकिन चे तो पहले नंबर पे आ रहा है, और पहला नंबर तो महाप्राण में होता ही नहीं है, दूसरा और चौथा होता है। ये आंसर गलत हो जाएगा, सब ऐसे गलत हो जाएंगे ये कहीं ना कहीं। ठीक है भाई, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर ये महाप्राण है ना, तो अल्प प्राण बताओ, अल्प प्राण, अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग के बाण आते हैं, जरा बताओ। तो आप कहोगे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। ठीक है भाई, एक होता है यहाँ पर सघोष, सघोष, और इस सघोष को हम घोष भी बोलते हैं। तो आप मुझे बताओ कौन सा वर्ग है जिसमें कि घोष या सघोष आते हैं। तो आप कहोगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो सघोष या फिर घोष कहलाता है। तो आप कहोगे फिर एक रह गया, उसे भी बता ही दो, वो कौन सा रह गया। देखो ये वाले, ये मैंने वर्ग कर दिए बंद है,
ये वाले यहाँ पर बंद कर दिए और ये वाले यहाँ पर बंद कर दिए। अब एक बचा, कौन सा बचा? आप कहोगे अघोष बचा। तो अघोष के अंतर्गत कौन से आते हैं? अघोष, ये याद नहीं होते, इन्हें बार बार याद करना पड़ता है। तो अघोष के अंदर पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है भाई। लेकिन छोटी सी बात मैं बता दूंगा और आपको कि अल्प प्राण के अंतर्गत ये रे भी आते हैं, ये रे ले और बे, ये भी आते हैं इसके अंतर्गत, इस चीज को भी ध्यान रखना। तो अल्प प्राण में ये रे भी आते हैं। ठीक है भाई। और यहां पर अगर सघोष की बात करूंगा तो इसमें ये रे तो आते ही हैं, ये रे ले और बे, ये तो आते ही हैं, इसके अंदर है और आता है। ठीक है भाई। और महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो आप कहोगे ट्रिपल से, ये वाला से, ये वाला से और एक ये वाला से और है, ये आते हैं महाप्राण के अंतर्गत। और अघोष के अंदर, सॉरी यहां पर महाप्राण, महाप्राण वो अघोष के अंतर्गत कौन कौन से आएगा? तो आप कहोगे अघोष के अंतर्गत आते हैं ट्रिपल से और ये वाला से, इसके अंतर्गत है नहीं आता है, इसके अंतर्गत है नहीं आता है। ठीक है भाई। तो इसको चाहे स्क्रीनशॉट मान लो, रिवीजन आपका हो गया होगा अच्छे से। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? देखो ये भी ग्रामर का सवाल है, ये भी तुम्हारे दोस्त ग्रामर का सवाल है। क्या कह रहा है? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे 25 हो जाती है। तो कैसे लेके और जितनी बातें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है भाई। इनके अंतर्गत जितने भी आते हैं ये सब क्या है? ये सब के सब वर्ग है। क वर्ग हो गया, ठीक है भाई, यहाँ पर च वर्ग हो गया, यहाँ पर ट वर्ग हो गया, यहाँ पर त वर्ग हो गया और यहाँ पर प वर्ग हो गया। तो इनके अंतर्गत 5 5 आते हैं, तो 5 पंजे 25 हो जाएंगे टोटल। तो इनके अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं वो सब के सब क्या है? स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसमें देखोगे आप क आता है इसके अंतर्गत, रे भी आता है, ले आता है नहीं, ले आता है, हाँ ले भी आता है आता है नहीं आता, है कंठ है लेकिन इनके अंतर्गत नहीं आता। क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ और अण, 5 होते हैं। है नहीं होता और वे भी नहीं होता, ये आंसर गलत हो जाएगा। ये आता है किसी अंदर, ये आता है तो आप कहोगे त, थ, द, ध, नहीं आता, ये नहीं आता। से आता है किसी के अंतर्गत, ये तालव्य तो है, मैं मानता हूं ये तालव्य है, ये भी तालव्य है, लेकिन ये जो है इस तय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते। तय वर्ग के अंतर्गत कौन आता है? त, थ, द, ध और न, ये आते हैं 5, ये नहीं आता, इसलिए गलत हो जाएगा। चेक आओ इसमें देखोगे च, क, च, प और द, क्या ये इसके अंतर्गत आते हैं? बिल्कुल आते हैं। देखो क वर्ग में आता है, च वर्ग में आता है, प वर्ग में आता है और द किस में आता है? त वर्ग में आता है। त, थ, द तीसरे नंबर पर आता है। तो ये हमारा क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा। है जो आता है ये हमारा कंठ है, इस चीज को भी ध्यान रखना। जो है हमारा ये एक कंठ है, ये एक कंठ वर्ण है। और से क्या है? हमारा तालव्य है, लेकिन ये इन वर्ग के अंतर्गत नहीं आते। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले पर आते हैं, क्या कह रहा है इसमें? कहा जा रहा है हमसे अतियुक्ति शब्द में कौन सी संधि है? अतियुक्ति शब्द में कौन सी संधि है? तो अतियुक्त में कौन सी संधि हो जाएगी? तो मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी इसकी। क्या बताई थी? कि जब भी आपको ये और वे इनके आगे कोई आधा वर्ण मिले, कैसा आधा, कोई आधा वर्ण इनसे चिपका हुआ हो, तो वहां पर क्या होता है? यण संधि होती है। क्या होती है? यण संधि हो जाती है। और इसकी दूसरी पहचान क्या है? जब इनमें ई या फिर ई, उ या फिर उ, बड़ा वाला उ, अगर इनके बाद में अगर कोई स्वर आता है, कोई भी अन्य स्वर आ जाए, तो जैसे मैं बताऊं, जैसे ई के साथ ए आ जाएगा, ई के साथ अगर ए आएगा तो क्या बनेगा? आप कहोगे यह बन जाएगा। क्या बनेगा? यह बन जाएगा। और अगर उ के साथ एब लगाओगे तो ये क्या बनेगा? ये बे बन जाएगा। ये क्या बनेगा? ये बे बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है? यण बन जाएंगे। इन दोनों की जो संबंध है वो ये वाला है, इसका संबंध ये वाला है। और इनके आगे कोई आधा वर्ण आ जाता है तो उसकी ट्रिक है ये, वो यण संधि हो जाती है। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। टोटल संधि कितनी होती है भाई? टोटल संधि कितनी होती है ये मुझे आप बता दो। संधि कितने प्रकार की होती है? कमेंट में बता सकते हो। क्या कह रहे हैं अगले में?
ये कह रहा है हमसे कि प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। क्या कह रहा है? प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? कभी कभी ये पूछ लेता है कि उपसर्ग क्या होते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि उपसर्ग क्या होते हैं, तो आप कहोगे ये शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? ये शब्दांश होते हैं, यानी शब्दों के अंश होते हैं। क्या बनेंगे भाई? शब्दांश। और जो मूल शब्द होता है, और ट्रिक बता दूं, मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगता है और बाद में प्रत्यय लगता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय, कृत प्रत्यय जो होता है ये हमेशा क्रिया के साथ लगता है, क्रिया के साथ लगता है। लेकिन तदित, जो तदित प्रत्यय होता है ये हमारा संज्ञा के साथ लग जाता है, संज्ञा के साथ भी लग जाता है, और सर्वनाम के साथ भी लग जाता है, सर्वनाम के साथ लग जाता है, विशेषण के साथ भी लग जाता है, विशेषण के साथ भी लग जाता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इनके साथ लग जाता है। आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप, मैं बोल रहा हूँ वो सुन लेना, ठीक है भाई। तो कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगते हैं। अब इसमें पूछ रहा है ये प्रत्याशा। अब इसको जब आप तोड़ोगे प्रत्याशा को, इसको आप तोड़कर देखो, इसमें मूल शब्द निकालो, क्या निकलेगा? इसमें मूल शब्द, तो आप कहोगे प्रत्याशा में प्रति अलग हो जाएगा और प्लस आशा अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आशा अलग हो जाएगा। तो इसमें ये क्या है? ये उपसर्ग है। ये क्या है? ये उपसर्ग है। और ये क्या है? ये आप कहोगे ये मूल शब्द है, ये मूल शब्द है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन जाएगा। प्रति क्या बनेगा हमारा? उपसर्ग बन जाएगा। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहे हैं भाई इसमें? नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर में कौन सा समास है? इसमें बिंदी है, मैं होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, चलो चला देंगे ऐसे। तो नीलांबर में कौन सा हो जाएगा भाई? तो आप कहोगे नीलांबर में जो समास बनेगा वो कर्मधारय समास बनेगा। कैसे? जब आप इसको तोड़ोगे तो आप कहोगे नीला है जो अंबर, है ना, नीला है जो अंबर, या नीला अंबर। इसको मैं तोड़ दूंगा अलग अलग, नीला अंबर मैंने तोड़ दिया, इसका विग्रह कर दिया, तोड़ दिया। तो इसकी पहचान ये होती है, इसकी कर्मधारय की पहचान ये होती है कि इसमें एक होता है नीला, और जो क्या बोलते हैं पूर्व पद, या बोल सकते हो पूर्व पद जो होता है, वो पूर्व पद हमारा क्या होता है? विशेषण होता है, वो होता है विशेषण, विशेषण। और उत्तर पद, ये उत्तर पद है, उत्तर पद जो होता है उसी को हम बोलते हैं विशेष्य, विशेष्य यानी संज्ञा। जब एक ही शब्द में विशेष्य और विशेषण दोनों हो, और दोनों ही क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान हैं, तो किसके बनेंगे? कर्मधारय के बनते हैं और द्वंद्व समास के भी बनते हैं। तो इसमें क्या बनेगा? दोनों पद जब प्रधान होंगे, एक होगा विशेषण और दूसरा विशेष्य हो जाए, तो वहां पर क्या होता है? कर्मधारय होता है। ठीक है भाई। इसका क्या होता है? इसका पहला पद प्रधान होता है, द्वंद्व के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष में का, की, के या सब आते हैं, आप जानते हो। ठीक है भाई। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। तो नीलांबर में क्या बनेगा? कर्मधारय। नीला है जो अंबर। क्या करा है इसमें देखना, पशु चल रहे हैं, चल रहे हैं, अच्छा, पशु चल रहे हैं, रेखांकित, रेखांकित इसमें मैं पशु कर देता हूं। ठीक है भाई। पशु चल रहे हैं, रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द क्या है? तो पशु यहां पर क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो पशु अगर यहां पर चल रहे हैं, अगर किसी एक पशु का नाम होता, जैसे गाय या भैंस या बकरी, कुछ भी ऐसा होता है ना, तो वहां पर व्यक्तिवाचक होने की संभावना थी। लेकिन यहाँ पर पशु है तो सारे पशु की बात चल रही है, चाहे वो बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, कुछ भी हो। और जब ऐसा ना पता हो कि हमें पूरी जाति का बोध हो जहां पर, तो वहां पर क्या होता है? जातिवाचक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो आज के लिए दोस्त इतना ही रखते हैं। कितना आपका स्कोर है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आपको पसंद आए, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला हो या फिर यूट्यूब ने आपको दिया हो, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो भी फ्री में। ठीक है भाई। बाकी बातें कल की क्लास में करेंगे, बढ़िया सवाल लेके आऊंगा, भरोसा रखो, बहुत अच्छा स्कोर करके जाओगे। बहुत सारी चीज़ें आपको मैं सिखा दूंगा इतने दिन में। बाकी बातें कल करेंगे, बातें खत्म हो गई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद।